नाजरीन, मिस्र से कुस्तुनतुनिया जाते हुए सुल्तान सलीम अपने लश्कर के साथ कुस्तुनतुनिया के करीब ही अनातोलिया के मैदानों में पड़ाव किए हुए था। सुल्तान उस वक्त अपने खेमे में अपने वजीर मोहम्मद के साथ किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि सुल्तान का चौबदार खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। सुल्तान ने उसे हाथ के इशारे से अंदर आ जाने के लिए कहा। चौबदार आगे बढ़ा और सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, खैरुद्दीन बारबरोसा के 2 कासिद अभी अभी हमारे लश्कर में दाखिल हुए हैं और फिलफौर आपकी खिदमत में हाजिरी देने के लिए इल्तमास करते हैं। वो अमीर खैरुद्दीन बारबरोसा की तरफ से आपके लिए कोई अहम पैगाम लेकर आए हैं। सुल्तान सलीम ने इस मौका पर अपने वजीर मोहम्मद की तरफ ज़ूमानी अंदाज में देखा, फिर अपने चौबदार को मुखातिब करके कहने लगा, तुम थोड़ी देर खेमे के बाहर रुको, मैं मशवरा करके तुम्हें बताता हूँ। चौबदार बाहर निकल गया और खेमे के करीब ही खड़ा हो गया। उसके जाने के बाद सुल्तान ने अपने वजीर को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे अजीज, जो चौबदार ने कहा मैंने भी सुना और तुमने भी सुन लिया। खैरुद्दीन बारबरोसा का नाम हम दोनों के लिए अजनबी नहीं। उसकी और उसके भाइयों की समंदर के अंदर मुसलमानों के लिए खिदमत काबिल तारीफ हैं। तुम्हारा अंदाजा क्या कहता है, कासिद किस गर्ज से मेरे पास आए होंगे? नाजरीन, मोहम्मद थोड़ी देर सोचता रहा, फिर अकीदत भरे अंदाज में सुल्तान सलीम की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि माजी में खैरुद्दीन बारबरोसा और उसके भाई समंदर के जान सोच सुकूत में कड़कती हुई बर्फ की तरह मुसलमानों के दुश्मनों पर हमला आवर होते रहे। यूरोप के बड़े बड़े कजाकों और लुटेरों ने समंदर के अंदर इनका मुकाबला करना चाहा, लेकिन ये मौत को नीस्तो नाबूद करते सोज की तरह उन पर हमला आवर होते रहे और मुसलमानों के खिलाफ उनकी कोशिशों को हमेशा नाकाम बनाते रहे। यहाँ तक कहने के बाद मोहम्मद रुक गया, फिर अपने सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, सुल्तान मोहतरम, लगता है खैरुद्दीन बारबरोसा के जुस्तजू के वीरान सहरा और जिद्दोजहद के आकाश पर कुछ तब्दीलियां नमूदार हुई होंगी और दुश्मनों ने उसकी ताकत को मुज़तरिब किया होगा। इस बिना पर उसने अपने एलची मदद के लिए रवाना किए होंगे। सुल्तान मोहतरम, ये मेरा अंदाज़ा है, बहरहाल वसूख से मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ तक कहने के बाद मोहम्मद दोबारा बोलने लगा, आपने मुझसे पूछा नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। इसके बावजूद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दुश्मनों की रूह की गहराइयों तक शराब अजियतें भर देने वाले इन मुजाहिदीन को मायूस नहीं करना चाहिए। यही वो लोग हैं जो समंदर के अंदर मर्ग की खूनी दीमक बनकर मुसलमानों के लिए दुश्मन बगावतों के खूनी तेवर धो डालते हैं। नाजरीन, ये कहकर मोहम्मद को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि सुल्तान सलीम उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मेरे अजीज, इससे बढ़कर तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम कहना चाहते हो मैं समझ गया हूं और मैं खैरुद्दीन के कासिदों को मायूस नहीं करूंगा। तुम चौबदार से कहकर खैरुद्दीन की तरफ से आने वाले दोनों कासिदों को मेरे पास ले आओ। दोस्तों, आवाज देकर मोहम्मद ने चौबदार को बुलाया। जब वो अंदर आया तो उसने खैरुद्दीन के दोनों कासिदों को अंदर लाने का हुक्म दिया। इस पर चौबदार मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद खैरुद्दीन के 2 कासिद अंदर आए। उनके पीछे चौबदार भी खड़ा था। सुल्तान और वजीर मोहम्मद दोनों ने अपनी जगह से खड़े होकर पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल किया, उनसे मुसाफा किया, फिर उन्हें अपने सामने बैठने के लिए कहा। जब वो दोनों बैठ गए तब सुल्तान ने उन्हें मुखातिब किया, तुम दोनों पहले अपने नाम बताओ, इसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। नाजरीन, इस पर उन दोनों में से एक बोल उठा, सुल्तान मुहतरम, मेरा नाम काकाद और मेरे साथी का नाम हसन आगा है। ये सुनकर सुल्तान सलीम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो कहने लगा, काकाद, अच्छा हुआ आज तुमसे मुलाकात हो गई। क्या तुम वही हो जिसे यूरोप के मल्लाह और यूरोप की बहरी कुव्वतें शैतान शिकारी के नाम से याद करती हैं? ये सुनकर काकाद के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। वो कहने लगा, सुल्तान मुहतरम, आपका कहना दुरुस्त है, मैं ही इस नाम से मशहूर हूँ। सुल्तान ने इस बार दूसरे कासिद हसन आगा की तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब किया,
کیا تم خواجہ سرا ہو؟ وہ بھی مسکرا دیا اور کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے متعلق بہت عمدہ اور درست معلومات رکھتے ہیں۔ میں واقعی خواجہ سرا حسن آغا ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے انہیں پھر سے مخاطب کیا، کیا تمہارے لشکر میں، یا یوں کہو کہ تمہارے ملاحوں میں، کوئی اور حسن بھی ہے؟ اس بار کاکاد نے سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، یہ حسن آغا ہے، ایک اور حسن بھی ہے، اس کا نام حسن کرسو ہے۔ یوں جانے وہ ایسے نوجوان ہیں جنہیں نایاب کہا جا سکتا ہے۔ ہمارا انتہائی وفادار، جفاکش، بہترین اور عمدہ تیغ زن ساتھی ہے۔ سمندر کے اندر دشمن سے نبرد آزما ہونا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ وہ ان دنوں اندلس گیا ہوا ہے۔ اس کا اندلس جانا بھی ایک انتہائی اہم مقصد کے تحت ہے۔ سلطان نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے اور ساتھیوں میں کون کون ہے؟ اس بار پھر کاکاد نے جواب دیا، سلطان محترم، ہمارے ساتھی تو بہت سے ہیں، لیکن سرکردہ لوگوں میں امیر خیر الدین باربروسا اور ہم دونوں کے علاوہ حسن کرسو ہے۔ ایک انتہائی منجا ہوا دلیر صالح رئیس ہے۔ ان کے علاوہ ایک مخلص دوست ہے جس کا نام سنان ہے۔ یہ کہہ کر کاکاد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں ہی سلطان بول اٹھا، یہ سنان جس کا تم نے ذکر کیا ہے، کیا یہ یہودی ہے؟ جواب ملا، سلطان محترم، یوں جانے وہ نام کا یہودی ہے، اب تو وہ ہمارا ایک بہترین اور غمگسار ساتھی ہے۔ سلطان کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر بولا، اب یہ بتاؤ کہ تم کس غرض سے میرے پاس آئے ہو؟ دوستو، جواب میں افریقہ کی سرزمینوں میں خیر الدین باربروسا کے خلاف جو حالات نمودار ہوئے ہیں، کاکاد نے تفصیل کے ساتھ سلطان اور وزیر محمد سے کہہ دیے۔ جواب میں سلطان تھوڑی دیر تک بڑی شفقت اور محبت میں ان دونوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آنے والی شب تم میرے لشکر میں قیام کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم تھکے ہوئے ہو، میں تم دونوں کے متعلق فیصلہ کروں گا، پھر یہ بات ذہن میں رکھ کر آرام کرنا کہ میں تم دونوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ جو امیدیں تم میرے پاس لے کر آئے ہو، جن خواہشات کا اظہار باربروسا نے کر کے تمہیں میری طرف بھیجا ہے، میرے خدا کو منظور ہوا تو میں تم لوگوں کو اس سے کئی گنا زیادہ نوازوں گا۔ اب تم جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ دوستو، سلطان سلیم کے اس جواب سے خیر الدین باربروسا کا ساتھی کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا دونوں خوش ہو گئے۔ پھر سلطان کے حکم پر وہ سلطان کے چوبدار کے ساتھ باہر نکل گئے۔ دوسرے روز خیر الدین باربروسا کے دونوں ساتھیوں کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا کو پھر سے طلب کیا گیا۔ دونوں جب سلطان کے خیمے میں داخل ہوئے تو حسب سابق سلطان کے پاس اس کا وزیر محمد بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے بڑی عزت اور تکریم دیتے ہوئے ان کی پذیرائی کی، اپنے قریب بٹھایا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں رات بھر آرام کر کے تم لوگ راستے کی تھکاوٹ دور کر چکے ہوگے۔ میں چاہوں گا کہ تم دونوں آج یہاں سے خیر الدین باربروسا کی طرف روانہ ہو جاؤ، تاکہ افریقہ کے ساحل پر اس کے لیے جو مشکلات اٹھ رہی ہیں ان سے وہ نجات حاصل کر سکے۔ میں نے تمہارے لیے جو مراعات دینے کا ارادہ کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ میں تمہیں اپنے 2000 بہترین تربیت یافتہ ترک مہیا کروں گا جو تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2000 رضاکار بھی باربروسا کی مدد کے لیے روانہ کروں گا۔ اسی طرح باربروسا کے تحت 4000 جنگجو کام کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہوں گے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بحری جہاز بھی بھجواؤں گا جن کے اندر توپیں نصب ہوں گی، جو دشمنوں کے جہاز پر بڑی آسانی سے دور تک گولہ پھینک سکتی ہیں۔ ان مراعات کے علاوہ میں تمہیں معقول رقم بھی مہیا کروں گا جس سے تم دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کی تکمیل کر سکو گے۔ ناظرین، سلطان سلیم کے ان الفاظ پر کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا دونوں خوش ہو گئے۔ پھر کاکاد نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، آپ کی مہیا کردہ کمک اور مدد سے افریقہ میں جو علاقے ہم فتح کیا کریں گے انہیں آپ کی حکومت کے حلقہ اثر میں خیال کیا جائے گا، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ افریقہ کے ساحل کے اندر دور تک آپ کی حکمرانی کے اثر کو بڑھایا اور پھیلایا جائے۔
साथ ही हम खैरुद्दीन बारबरोसा की तरफ से हल्फ अतात और अहद वफादारी पेश करते हैं और आपसे ये भी अहद करते हैं कि जो इलाके हम फतह किया करेंगे उनसे मिलने वाले खराज की माकूल रकम भी आपकी तरफ रवाना की जाएगी। इस गुफ्तगू से सुल्तान सलीम भी मुतमईन और खुश हो गया। फिर जिन मराआत और सामान का सुल्तान ने वादा किया था वो काकात और ख्वाजा सरा हसन आगा को देकर सुल्तान ने उन्हें रुखसत कर दिया। नाजरीन, दूसरी तरफ अलजायर में जिन इलाकों पर हस्पानिया वालों का कब्जा था वहां उनका सालार मूनकेड हुक्मरानी करता था। वहां भी हलचल बर्पा हो गई थी, इसलिए कि मूनकेड को खबर हो गई थी कि खैरुद्दीन बारबरोसा ने खुद तो अफ्रीका के एक महफूज साहिल जीजल पर क़याम किया हुआ है, जबकि उसने अपने दो साथियों काकाद और ख्वाजा सरा हसन आगा को तुर्कों के सुल्तान सलीम के पास मदद के लिए रवाना किया है और ये इंकशाफ उसके लिए फिक्रमंदी और परेशानी का बाइस था। इससे निमटने के लिए उसने अपने हवारियों को एक रोज अपने पास जमा किया। उन हवारियों में कोको शहर का हुक्मरान इब्न काजी, हस्पानिया वालों के जजीरे और कले पनून का नसरानी हुक्मरान डॉन मार्टन, ट्यूनिस का हुक्मरान हसान, तिलमिसान का हुक्मरान अबू हमू, कबाइले सुगरा के आधे हिस्से का सरदार अहमद बिन काजी शामिल थे। अफ्रीका में जिन कुव्वतों ने मूनकेड की इस मजलिस में शिरकत नहीं की थी उनमें से एक कबाइले सुगरा का हरदिल अजीज सरदार अब्दुल अजीज था और दूसरा बर्बरों का सरदार सुल्तान हफ्सी था। ये दोनों नाम न सिर्फ ये कि गैर जानिबदार रहे बल्कि हकीकत में बर्बरों का सुल्तान हफ्सी और कबाइले सुगरा का सरदार अब्दुल अजीज अंदरूनी तौर पर खैरुद्दीन बारबरोसा के साथी और हम नवा थे। बहरहाल सारी मनफी कुव्वतें जब मूनकेड के पास जमा हुईं तब मूनकेड ने एक बार सबका जायजा लिया। फिर उन्हें मुखातिब करते हुए मूनकेड कहने लगा, मेरे साथियों, जो इंकशाफ मैं तुम पर करना चाहता हूँ वो ये है कि खैरुद्दीन बारबरोसा के दो साथी काकाद और ख्वाजा सरा हसन आगा हमारे खिलाफ तुर्कों के सुल्तान सलीम से मदद हासिल करने के लिए कई दिन पहले रवाना हो चुके हैं। अब हमें ये बात अपने जहनों में नहीं रखनी चाहिए कि हम में से कोई नसरानी है या कोई मुसलमान। जो बात हमने अपने सामने रखनी है और जिस पर गौर व फिक्र करना है वो ये है कि अगर तुर्कों का सुल्तान सलीम बारबरोसा की मदद करने पर तैयार हो जाता है तो याद रखना बारबरोसा के अलावा इन इलाकों में किसी की भी हुकूमत नहीं रहेगी, इसलिए कि तुर्कों की मदद से बारबरोसा न सिर्फ ये कि हम सबको निकाल बाहर फेंकेगा बल्कि मैं तुमसे ये भी कहता हूं कि हम सब की गर्दनें काट कर कुस्तुनतुनिया सुल्तान सलीम के पास रवाना हो जाएगा ताकि तुर्कों के यहाँ उसके वकार और उसकी इज्जत में इजाफा हो। दोस्तों, मूनकेड जब खामोश हुआ तो ट्यूनिस का हुक्मरान हसान, जिसे मौला हसान कहकर पुकारा जाता था, अपनी जगह से उठा और सबको मुखातिब करके कहने लगा, अगर खैरुद्दीन बारबरोसा ने तुर्कों से मदद तलब की है तो मूनकेड हम तुम्हारे साथ वादा करते हैं। अगर तुर्कों की मदद हासिल करके खैरुद्दीन ने हम पर हमला आवर होने की कोशिश की तो ना ही कोई तुर्क यहाँ से बचकर जाएगा और ना ही आने वाले दौर में खैरुद्दीन बारबरोसा और उसके साथियों को बचकर भागने और जीजल में जाकर पनाह लेने देंगे। हम दूर तक उनका ताकुब करेंगे और हर एक की गर्दन काट कर अपने इन इलाकों को अपने लिए महफूज बनाकर रखेंगे। नाजरीन, इसके बाद हस्पानवी सालार मूनकेड की सरकर्दगी में सारा लाहे अमल तय किया गया कि खैरुद्दीन बारबरोसा अगर दोबारा अलजायर के वो इलाके जिस पर उसके भाई का कब्जा था वापस लेने की कोशिश करे तो उससे किस तरह निमटना है और उसके खिलाफ जंग का लाहे अमल कैसे और किस तरह तैयार करना है। ये मामला तय करने के बाद हस्पानवी सिपा सालार मूनकेड ने अपने कुछ कासिद हस्पानिया के शहंशाह चार्ल्स की तरफ रवाना किए और उससे तुर्कों और खैरुद्दीन बारबरोसा के खिलाफ मदद तलब की। उसे ये भी मशवरा दिया कि हस्पानिया से आने वाली कुमक और सामान, इसके अलावा दूसरे जंगी सामान को समंदर में जो हस्पानिया वालों का पनून नाम का जजीरा है वहां रखा जाए, जिसका कमांडर डॉन मार्टन था, और ज़रूरत के वक्त वो सामान डॉन मार्टन से कहकर अफ्रीका के साहिल की तरफ मुंतकिल कर लिया जाएगा।
یہ فیصلے ہونے کے بعد مونکیٹ اور ڈان مارٹن ایک طرح سے ترکوں اور باربروسا سے متعلق مطمئن ہو گئے تھے، اس لیے کہ افریقہ کے تقریباً سارے ہی حکمران ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ناظرین، خیر الدین باربروسا کی حقیقی زندگی پر مبنی حالات کو جاننے اور اس نڈر اسلامی سپاہی کی قائدانہ صلاحیتوں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں، تاکہ آپ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بروقت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی اسی سلسلے کی اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔